बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले ख़बर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो जरगा हुआ, अमन जरगा, वो काफ़ी कामयाब जरगा हुआ। ये एक जलसे की नौइयत का जरगा लग रहा था, क्योंकि जरगा में तो बहुत डिस्कशन होती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, वो अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने मामलात सामने रखते हैं। जैसा कि जरगा एक किया था मंजूर पश्तीन ने गुज़िश्ता साल, और उस जरगे में हमने देखा था कि बड़ी तादाद में लोग आए, 3 दिन तक बैठे, तमाम मशरान ने अपनी अपनी तजावीज़ दी, अपनी चीज़ें सामने रखी। लेकिन यहाँ ज़रा जरगा डिफरेंट नौइयत का था। ये एक जलसे की तरह का जरगा था। कबायली अमायदीन मौजूद थे, वहाँ पे मशरान मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे, मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जो रंग था वो अमन के झंडों का था, यानी हर तरफ सफ़ेद झंडे नज़र आ रहे थे। और ये जब अमन के लिए आते हैं सब इकट्ठे होकर जरगा लेकर, तो सफ़ेद झंडों के साथ आते हैं। अब हमने ये देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, यानी जिस किस्म की उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उस नौइयत का जरगा हमने देखा। बड़ी तादाद में लोग थे, मुशरान थे, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, इवन बुज़ुर्ग भी आए हुए थे। और यहाँ पे चंद चीज़ों के फ़ैसले हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो खिताब था नए सीएम का। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो एक मामला चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनको लेकर काफ़ी चीज़ों पे बात की। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से उनका एक वाज़े मौक़िफ़ या उनकी लीडरशिप का या कबायली अवाम का क्या है। ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, चंद चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो अभी होनी चाहिए थी लेकिन सुहेल आफरीदी के गले पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, 1947 से लेकर 9/11 तक कबायलियों ने पाकिस्तान की सरहदों की बिल्कुल मुफ्त में हिफाजत की, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन 9/11 के बाद बंद कमरों में फ़ैसला करके हमसे पूछे बगैर कबायलियों पर पराई जंग मुसल्लत कर दी गई और कबायलियों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। ये सुहेल आफरीदी साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान पर कुर्बान होने और अमन के लिए हमने लब्बैक कहा, लेकिन हमारे घर, बाजार और हुजरे उजड़ गए, मस्जिदें शहीद हो गई, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ड्रोन पर ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। हमारी औरतें, जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था, वो नंगे पांव इन सड़कों पर घूम रही थीं। अच्छा, ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत सारे और भी लोग बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर्दे का बहुत रवाज है, ख़वातीन को लेकर बहुत हसास है। मैं जब कबायली इलाकों में कवरेज करने एक दफ़ा गया तो मुझे वहाँ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ने बताया कि हमारे लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि जब ख़वातीन साथ जा रही हो ना कबायलियों के, तो हम चेकिंग करना हमारे लिए सबसे मुश्किल और तकलीफ़ दह काम है, क्योंकि इनकी जो पुरानी रवायात हैं वो रास्ते में आ जाती हैं और ये मरने मारने पर उतर आते हैं। तो सुहेल आफरीदी ने वो बात की है। फिर साथ उन्होंने कहा जी, सुहेल आफरीदी ने, कि कबायलियों की तारीख भरी पड़ी है, इस सरजमीन में अंग्रेज़ों की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। वो हुकूमत करने आए थे लेकिन हुकूमत ना कर पाए और अपनी खोपड़ियाँ इधर छोड़ गए। हमने पाकिस्तान का साथ इल्हाक खुद किया था। हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी रहेंगे। ये जनाब सुहेल आफरीदी ने कहा। ये यानी मसला क्या है, इधर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहती है जी हम भी पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं पाकिस्तान को बचाएं। ये कबायली पश्तून है, ये कहते हैं जी हम भी पाकिस्तानी हैं और आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है, हम भी चाहते हैं कि हमें बचाया जाए। इख्तलाफ पैदा हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने मिलिट्री ऑपरेशन करना है, और ये कहते हैं जी इतने सारे मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, इतने मिलिट्री ऑपरेशन हो गए कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया। ना दहशतगर्द ख़त्म होते हैं, ना आपके ऑपरेशन ख़त्म होते हैं, और जो ख़त्म होता है वो क्या, कबायली इलाके ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ की मादनियात ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ के वसाइल उजड़ जाते हैं और वहाँ के मसाइल बढ़ जाते हैं। एक नई नस्ल जो है वो नई जंग के अंदर झोंक दी जाती है। अब उनका ये मसला है, वो कहते हैं जी हमें क्या मिला, ऑपरेशन पर ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी। जब हमने नकल मकानी की तो हमसे वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा हमारे साथ पूरा नहीं किया गया। फिर कुछ मुतालबात सुहेल आफरीदी ने रखे पब्लिकली सबके सामने। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएं, और वहाँ मौजूद लोगों ने इसके ऊपर लब्बैक कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में ड्रोन अटैक भी हुआ, मार्टर से भी नुकसान हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो इमरान खान साहब का एक मुतालबा था अली अमीन गंडापुर से कि जब भी ड्रोन हमला हो तो एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए, रुकवाया जाए इन चीज़ों को। अब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अभी तक तो वो अपनी काबीना भी नहीं बना पाए, पूरी तरह से पहुंच जमाए भी नहीं, और ड्रोन हमला भी हो गया। लेकिन मैंने कोई ऐसी खबर नहीं पढ़ी कि उस ड्रोन हमले के बाद कोई एफआईआर दर्ज हुई हो। ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। नंबर 3, उन्होंने कहा यह जरगा कबायली इजलास से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है कि जो भी आपने वादे किए माजी में हमारे साथ, वो सारे वादे पूरे किए जाएं कि आप अपने इलाके खाली करें, हम ऑपरेशन करेंगे, आप वापस आएंगे, आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। वो जो चीज़ों के आपने वादे किए आज तक दिए ही नहीं कुछ, तो ये वो कह रहे। नंबर 4, ये जरगा जो इजला मर्ज किए गए हैं, ये जो फाटा के इजला को साथ जोड़ दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्जर हुआ था, उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि 100 अरब रुपया सालाना आपने देना था हमें, वो पैसा दिया नहीं, और अब 550 अरब रुपए के जो बकाया जात बनते हैं, 100 अरब रुपए के हिसाब से 550 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी फौरी तौर पे की जाए, ये मुतालबा किया। 5वां मुतालबा ये किया कि ये जरगा नेट हाइड्रल प्रॉफिट के तहत 2200 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करता है। अब ये लगभग कोई 2750 अरब रुपया बनता है, यानी 2750 अरब रुपया। इतना पैसा तो कबायली इलाकों की और खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वो अली अमीन गंडापुर ने भी कोशिश की, माजी में भी कुछ कोशिश होती रही, लेकिन सुहेल अफरीदी को इसके लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये सारा पैसा ना भी मिले, इसका एक हिस्सा 33%, 40% भी मिल जाए या इससे ज़्यादा मिल जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान कायम करने में, वहाँ की तालीम और सेहत को और रोज़गार को बेहतर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आखिरी मुतालबा उनका यह है कि ये जरगा एनएफसी मीटिंग का मुतालबा और इस मद में खैबर पख्तूनख्वा के 350 अरब रुपए अदायगी का मुतालबा करता है। अब ये भी आप मिला लें तो ये लगभग बन जाते हैं 3100 अरब रुपया, 3100 अरब रुपया। ये खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि ये पैसे हमें दिए जाएं ताकि खैबर पख्तूनख्वा पे खर्च किए जाएं, और ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा का है। ये बार बार जो है ये कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा का पैसा, और सब इसको तस्लीम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तस्लीम नहीं करता। नादरीन, ये तो क्योंकि कबायली इलाके से आया ना एक बंदा वज़ीर आला बना है, यही तो प्रॉब्लम था एस्टेब्लिशमेंट का कि अगर कबायली इलाके का बंदा आके नुमाइंदा बन जाता है अवाम का और उसके पास आ जाता है इतना तगड़ा ऐवान, तो वो फिर आवाज़ उठाएगा, वो अपना हक मांगेगा। इससे पहले ये हक इस शिद्दत से नहीं मांगा गया था, ये तो प्रॉब्लम था। अब उन्होंने एक नया ऐलान भी कर दिया है कि असेंबली के अंदर वो जरगे बुलाएंगे, यानी जितने बड़े कबायली अमायदीन हैं, जो तगड़े लोग हैं, ये इख्तियार होता है हुकूमत के पास कि वो उनको बुलाएं, असेंबली के अंदर उनको बिठाएं। असेंबली में जाके काजी फायदी साहब तो बैठा था ना, और लोग भी बैठते हैं जाके, तो असेंबली के हॉल के अंदर कबायली अमायदीन को सबको बुलाएं, बुलाकर उन सबको बिठाएं, बिठा के उन सब की तजावीज़ लें, उनकी बातें सुने, और उसके बाद वो बातें पूरी कौम को सुनवाई जाएं, और उन बातों के ऊपर फिर फैसले किए जाएं, और फैसलों पर अमल दरामद हो। हुकूमती लोग भी बैठे, अपोजिशन भी बैठे, जो कबायली अमायदीन है वो आए, वो भी बैठे, दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी बुलाया जाए, तो एक कामयाब जरगा हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। नादरीन, एक और खबर है, ये खबर चलवाई गई एक डिजिटल मीडिया पे। ये डिजिटल मीडिया किसका है आप सारे अच्छी तरह जानते हैं, आजकल बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो जनाब, खबर ये चलवाई गई कि साइफर को लहराने से पहले इमरान खान साहब ने अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर उनसे बाज़ाब्ता इजाज़त ली और गुजारिश की कि मैं तमाम इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाने जा रहा हूं, आप लोग आगे से चुप रहिएगा। ये जनाब कोई CIA का साबिक सीनियर ऑफिसर है, उसका धमाका खेज इंकशाफ ये इन्होंने छाप दिया एक डिजिटल मीडिया ने, और आजकल एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है ये वाला डिजिटल मीडिया, वो बड़े खुश हैं इससे। जब ये बयान आया ना तो हर तरफ रुला पड़ गया कि जनाब इमरान खान का जो सबसे बड़ा बयानिया है वो तो खान साहब का ये था कि ये साइफर है, ये अमेरिका से आया था, उसके बाद हमारी हुकूमत गिराई गई। अब ये बंदा कहता है नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये बंदा कहता है कि हुआ ये है कि जनाब ये जो साइफर है ना, ये इमरान खान साहब ने लहराने से पहले ना वो फ़ोन किया था इसके बकौल किसको,
अमेरिका को, और अमरीकी सफ़ीर से इजाज़त ली थी बुलवा के मिल के, और अमरीकी सफ़ीर को कहा जनाब के मेहरबानी करें मैं ये काम करने लगा हूँ। तो ये अब कहानी सुना दी है और आपने कुछ नहीं कहना। ये जनाब एक बयानिया लॉन्च किया गया, बयानिया आपने देख लिया। अब इस बंदे को हमने थोड़ा सा डिग आउट किया कि ये बंदा कौन है, क्योंकि वहाँ डिजिटल मीडिया पे लिखा हुआ है कि CIA के साबिक सीनियर ऑफिसर का धमाका खेज इंकशाफ। बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इंटरव्यू हमारे पास आ गया तो बंदा ढूंढ लिया। बंदा कौन है? ये बंदा जो है ना जॉन क्रियाकू है, अब ये इसी तरह नाम है शायद, जॉन। तो जॉन जो है ये कौन है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी तहकीक की। इसको जब आप विकीपीडिया करते हैं या इसका सोशल मीडिया देखते हैं या आप इसको थोड़ा सा ढूंढते हैं तो ये कौन है बंदा। ये बंदा जो है ये एक जर्नलिस्ट भी है, प्रोग्राम भी करता है, राइटर भी है, और ये CIA का एक एजेंट भी रहा है, CIA का ऑफिसर रहा, CIA के साथ काम करता रहा, और कई मुल्कों में इसने CIA के लिए काम किया है, बहुत सारे मुल्कों में। यानी इसने इराक में काम किया है, मिडल ईस्ट में काम किया है, और दीगर मुल्कों में काम किया है, एथेंस में रहा है, और उसके बाद ये CIA हेडक्वार्टर में चला गया वापस। लेकिन फिर जब 9/11 हुआ तो उसके बाद इसको दोबारा भेजा गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसको भेजा गया चीफ ऑफ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस बनाकर। और इस बंदे ने फैसलाबाद में एक ऑपरेशन भी किया था बड़ा मशहूर, जिसमें अबू जुबैदा नामी बंदा जो है वो पकड़ा गया था। ये मार्च 28 को 2002 में इसने फैसलाबाद में एक ऑपरेशन किया था, और उस ऑपरेशन के नतीजे में अलकायदा का कोई बंदा इन्होंने पकड़ा था वहाँ से। तो पाकिस्तान में CIA जो है वो ग्राउंड पे ऑपरेशन भी करती रही है। ये अगर कोई नहीं जानता तो वो देख ले, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस बंदे का सिर्फ ये एक बयान नहीं है, जो इस बंदे के इस बयान पे ढोल बजा रहे हैं ना, ज़रा वो इस बंदे का एक और बयान सुने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं आपको बयान सुनाता हूँ, फिर मैं आपको उस बयान का तर्जुमा भी बताऊँगा कि वो क्या रहा है। ये ज़रा आप बयान सुने इसका। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians. And the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. अच्छा जी, ये इसने एक इंटरव्यू में कहा, इसी बंदे ने इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मुझे एक पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि जो कंट्रोल है पाकिस्तान के एटम बम का या एटमी असासों का कंट्रोल, ये एक अमेरिकी जनरल के हाथ में दे दिया गया, और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई जंग का खतरा नहीं है। ये जनाब 2004 तक पाकिस्तान में CIA के मिशन का हेड रहा है, और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं इनका कंट्रोल, अगर आपने इसका एक बयान मानना है कि इमरान खान ने साइफर सफ़ीर को दिखा के हिलाया, तो फिर आप इसका ये बयान भी सच मानेंगे। एक आदमी एक वक्त में सच और एक वक्त में झूठ तो नहीं बोलता ना। अगर वो इंकशाफात कर रहा है तो ये इंकशाफ भी सुन ले। एक इंकशाफ इस बंदे ने ये किया कि इमरान खान ने साइफर लहरा के जनाब उससे पहले अमरीकी सफ़ीर से पूछा था, इजाज़त ली थी, फिर लहराया, यानी अमरीका के साथ मिलकर किया। दूसरे बयान में ये बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे एक अमरीकी जर्नल के कंट्रोल में हैं, और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है। अब या तो आप इसकी दोनों बातें मान लें या आप कहें ये बंदा झूठा है। अब ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता कि यहां कहें जी ये बंदा बिल्कुल ठीक है, यहां कहें जी ये बंदा बिल्कुल गलत है। और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जरनैल ने कहा। अच्छा, जो इमरान खान के बारे में इसने दावा किया ना, उस पर कुछ हकायक सामने आए। शहजाद अकबर साहब भी लेकर आए, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सामने लाके कुछ रखे इसके हवाले से हकायक। अजहर मशवानी साहब, उन्होंने भी इसके हवाले से कुछ हकायक दिए। वो ये कहते हैं कि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही इतनी सी बात कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर था ही नहीं, तो फिर वो कौन सा सफ़ीर था जिससे इमरान खान साहब ने मिलकर इजाज़त मांगी थी? कौन सा सफ़ीर था जिससे इमरान खान ने मिलकर इजाज़त मांगी थी? इमरान खान के दौर में तो पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर था ही नहीं। दूसरा, इसने एक और दावा किया कि जमायमा इमरान खान को छुड़ाने को पाकिस्तान आई। अब सवाल यह पैदा होता है कि जमायमा इमरान खान को छुड़ाने पाकिस्तान आई, जमायमा तो पाकिस्तान आई नहीं।
यानी अजीबोगरीब किस्म के यहाँ पे बयानिए हैं। वो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जमाइमा पाकिस्तान तो आई ही नहीं, फिर इमरान खान ने साइफर तो हुकूमत में जाने के बाद मंजर आम पर लाया। नहीं, वो 27 मार्च को इमरान खान साहब ने लहराया था और हुकूमत इमरान खान साहब की गई थी 9 और 10 अप्रैल को दरमियानी रात में। तो हमारे दौर में तो पाकिस्तान में अमरीकी सफीर था ही नहीं, और सबसे बढ़कर पहले चूरन बेचा के अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर दिए और अब बेच रहे हैं कि सब अमेरिका के साथ मिलकर किया। अच्छा, वैसे ये भी मुझे समझ नहीं आती कि कहानी इनकी टिकती नहीं है एक जगह पे। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बर्बाद कर दिए एब्सोल्युटली नॉट कह के, और अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर साइफर लहराकर हमारे खिलाफ साजिश कर दी, पाकिस्तान में एक नया बयानिया बना दिया। भाई किसी पास से टिक जाओ भाई। कभी एक चीज़ के ऊपर ढोल पीटते हैं, फिर दूसरा ढोल गले में डाल के दूसरा ढोल पीटते हैं, कभी घुंघरू पहन के नाचना शुरू कर देते हैं। इनकी बेचारों की क्या किस्मत है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बयानिया बनाया नहीं जा रहा, बयानिया उनसे बन ही नहीं पा रहा। एक ऐसे आदमी को सामने लेकर आए जिसके बारे में अभी एक हमारे दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं, अहमद अली खान साहब। अहमद अली खान साहब कहते हैं कि जॉन कैरियर नामी ये आदमी जो है, ये मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान में CIA का एनालिस्ट रहा, चीफ रहा, वहाँ पे कार्रवाइयाँ करता रहा। खुफिया इन्फॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में इसको 30 महीने कैद भी हुई। ये वाकई इनकी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इन्होंने CIA की खुफिया इन्फॉर्मेशन लीक की थी, जिसके बाद इन्हें CIA ने कैद भी किया था। अच्छा, इनकी एक और भी उन्होंने लिस्ट दी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ना, एक सवाल का लिखा हुआ जवाब देने का $20 लेता है और वीडियो जवाब देने का $50 लेता है। 15 मिनट की वीडियो कॉल का $150 लेता है। अगर आप इसको $1000 दे दें तो सोचें ये क्या करेगा। इसके नाम पर किसी ने जर्नैलों को सही चूना लगाया हुआ है, पता लगे कि $1,00,000 पकड़ लिए और 500 में काम करा लिया किसी ने। ये जनाब अहमद अली खान साहब का इस पे मौक़िफ़ है और इन्होंने इसके साथ नीचे सबूत भी लगाए कि जॉन कैरियर जो है वो पैसे लेता है बयानात देने के, या वो सवालों के जवाब देने के, या वीडियो अपीयरेंस के, या कोई सवाल का जवाब भिजवाने के। वो 20 पाउंड से शुरू हो जाते हैं और वो ऊपर तक जाते हैं, 150 पाउंड तक जाते हैं। ये लिखा हुआ भी है कि टेक्स्ट ऑडियो आंसर $20, पाउंड नहीं है सॉरी डॉलर्स है, और वीडियो आंसर $50, और बाकी जो है वो 15 मिनट के लिए आपने इंटरव्यू बुक करना है तो $150। नाज़रीन, अब एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जब भी कभी मजबूत होती है ना, या उन्हें लगता है कि अभी हालात हमारे कंट्रोल में है, तो फ़ौरन एक ख़ास किस्म के ग्रुप को लॉन्च किया जाता है, टाउट्स के, जो आते हैं, धमकियाँ लगाते हैं, बढ़ के मारते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे। लेकिन जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट के हालात थोड़े पतले होते हैं या वो मुश्किल में आते हैं, तो एक दूसरा ग्रुप लॉन्च किया जाता है और उन्हें खबरें फीड की जाती हैं। फिर वो कहते हैं जी इमरान खान कभी बाहर नहीं आएगा, लिहाजा इमरान खान को चाहिए। वो मशवरे देना शुरू कर देते हैं जी किसी तरह इमरान खान साहब डील कर लें, या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील क्यों नहीं कर रहे, वो इस किस्म की चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों तरह के लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। अभी अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम है, उसका लुब्बे लुबाब ये, बहुत तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, मैं ज़्यादा उस पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता, अगर वो नहीं करेगा तो वो बाहर नहीं आएगा। और उन्होंने एक पेशन गोई भी कर दी है कि 2026 में भी इमरान खान अंदर ही रहेगा। भाई कोई जज ये फैसला नहीं कर सकता, कोई जर्नैल ये फैसला नहीं कर सकता। कौन कर सकता है कि इमरान खान 2026 में अंदर रहेगा? ये तो कानून के मुताबिक होगा, आप खुद से तो नहीं कह सकते। तो ये अब यानी ख्वाहिशात को खबर बनाया जाता है और बार बार बनाया जाता है। एक और चीज़ नाज़रीन, थोड़े दिन पहले मैंने बात की थी तो बहुत लोग उछल कूद कर रहे थे सोशल मीडिया पे, बड़ी छलांगे मार रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो स्मोक वाला मामला है, इसमें ये जो स्मोक गन्स हैं ये काम नहीं करेगी। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को पहले इस्तेमाल किया और चाइना को पता चला कि इसके इस्तेमाल में वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, लेकिन स्मोक की मिकदार बढ़ जाती है और वो पार्टिकल ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटी स्मोक गन को दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया इंडिया ने, लेकिन अभी तक दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या वहाँ पे जो स्मोक की सूरत हाल है वो काबू नहीं की जा सकी। वहाँ ये तजर्बा नाकाम हुआ और उन्हें अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। अब इसी तरह पैसा जो है वो पाकिस्तान में भी ज़ाया किया गया, बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों का पैसा ज़ाया किया गया। ये महंगी गाड़ियाँ बनाई गई एंटी स्मोक और इनके ज़रिए से काम शुरू किया गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा इंडेक्स है उसमें लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर डिक्लेयर किया गया है।
और ये अभी का है, आप जाके लाइव दे सकते हैं कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। आप जाएं गूगल करें, जाके लिखें एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ ऑल द सिटीज इन द वर्ल्ड, आप चेक कर लें तो आपको मिल जाएगा कि दुनिया में नंबर 1 इस वक्त लाहौर है, नंबर 2 पे दिल्ली है, नंबर 3 पे बगदाद है, फिर उसके बाद बीजिंग, कोलकाता, कराची, ये सारे नीचे आ जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी सूरत हाल लाहौर में है, और ये सूरत हाल वहाँ है जहाँ कौम का पैसा खर्च करके अपनी मशहूरी के लिए स्मोक गन्स वाली गाड़ियां बनवाई गई थी। मैंने थोड़े दिन पहले बताया तो बड़ा रोला डाला, और मैंने ये भी बताया था कि हज़ारों गाड़ियां मिलकर भी वक्ती तौर पे स्मोक को कंट्रोल नहीं कर सकती। या ये ऐसा है कि किसी जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे चाहते हैं कुछ कंट्रोल आप करें तो वहाँ आप कर सकते हैं, पूरे शहर के लिए ये फिजिबल नहीं है। और चाइना के अंदर जो रिसर्च हुई, जब उन्होंने इसको शुरू में इस्तेमाल किया तो उनकी रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो स्मोक कैनन्स हैं उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद बजाय ये कम होने के ये बढ़ जाती है। पहली दफ़ा चीन में इस्तेमाल की गई थी, इनके इस्तेमाल के आधे घंटे बाद जब हवा में जहरीले मवाद की पैमाइश की गई तो इसमें 13% इजाफा हो चुका था। ये रिपोर्ट है इसकी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पानी की महदूद छिड़काव की वजह से जहरीले केमिकल्स की केमिस्ट्री बदल जाती है और मजीद छोटे पार्टिकल्स बनने लगते हैं, जिससे फिजाई आलूदगी और बढ़ जाती है। एंटी स्मोक गन्स मरियम नवाज साहब बगैर तहकीक के मंगवा कर कौम का पैसा ज़ाया किया इन्होंने, और कुछ नहीं। पहले लोग रोला डाल रहे थे, अब ज़रा ये फैक्ट आप देख लें ताकि आपको पता चले कि हर बात के ऊपर शोर नहीं मचाते, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च किया करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।